हाँ जी, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके बाई मयंक सर। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर राजस्थान के इतिहास में आज नया टॉपिक करेंगे और हमारा टॉपिक रहेगा टोंक रियासत का इतिहास। ठीक है, तो बिना समय को खराब किए हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, टोंक जो है, टोंक का शाब्दिक अर्थ क्या है? टोंक का शाब्दिक अर्थ, टोंक का शाब्दिक अर्थ है सुनहरी कोठी। ठीक है, टोंक का जो शाब्दिक अर्थ है वो है सुनहरी कोठी। और ये जो टोंक है, इसकी स्थापना एक ब्राह्मण व्यक्ति द्वारा की गई थी। ठीक है, टोंक जो है, इस शहर की स्थापना ब्राह्मण व्यक्ति के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे टोंक रियासत की। मतलब टोंक जो थी वो एक मुस्लिम रियासत थी और यहां पर मुस्लिम नवाब हुए, तो हम उन नवाबों की बात करेंगे। ठीक है, तो टोंक के अगर प्रमुख शासकों की बात की जाए तो टोंक राजवंश में जो पहला शासक आया है उसका नाम है अमीर खां पिंडारी। ठीक है, तो टोंक रियासत की स्थापना करने वाला व्यक्ति अमीर खां पिंडारी है और टोंक रियासत का पहला नवाब है ये। ठीक है, तो टोंक का पहला नवाब। ठीक है, 1807 में टोंक रियासत की स्थापना की। ठीक है, देखो 1807 में जो जयपुर है, आमेर और मारवाड़, ये दोनों कृष्णा की कुमारी विवाद में उलझे हुए थे और इस विवाद का फायदा उठाया अमीर खां पिंडारी ने और टोंक स्वतंत्र टोंक रियासत की इसने स्थापना कर ली। ठीक है, और अगर अमीर खां पिंडारी के बारे में बात की जाए तो इसके समय 1816 में अंग्रेजों ने टोंक को जीत लिया। ठीक है, लेकिन 1827 में वापस दे दिया। ठीक है, तो 1816 में अंग्रेज टोंक पर कब्जा कर ले रहे हैं, 1827 में वापस से टोंक अमीर खां पिंडारी को दे देते हैं। एक बात और आपको अमीर खां पिंडारी के बारे में ध्यान रखनी है कि अमीर खां पिंडारी ने 1817 में अंग्रेजों से सहायक संधि की, अंग्रेजों से सहायक संधि। ठीक है, सहायक संधि का मतलब इसने अंग्रेजों की अधीनता मान ली थी 1817 के अंदर। ठीक है, अमीर खां पिंडारी के बाद में नेक्स्ट जो नवाब इस वंश में आ रहा है उसका नाम है नवाब वजीरुद्दौला। तो नेक्स्ट जो इस वंश में है वो है वजीरुद्दौला। वजीरुद्दौला, वजीरुद्दौला के बारे में दो तीन बातें ध्यान रखनी है। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है, एक इसका उपनाम आपको ध्यान रखना है, वजीरुद्दौला का जो उपनाम है इंपोर्टेंट कर लेना, इसका उपनाम है ईसाई राजा। ठीक है, और एक वजीरुद्दौला की बात आपको ध्यान रखनी है कि इसे टोंक के युद्ध में, टोंक के युद्ध में तात्या टोपे ने पराजित किया था। तात्या टोपे ने पराजित किया। ठीक है, तात्या टोपे जो है ये 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान आया था। राजस्थान में आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए आया था। जब मैं 1857 की क्रांति पढ़ाऊंगा उसके अंदर तात्या टोपे को आप लोगों को ढंग से पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो तात्या टोपे जब राजस्थान आया था तब उसने टोंक में युद्ध किया था नवाब वजीरुद्दौला से, और नवाब वजीरुद्दौला को टोंक के युद्ध में तात्या टोपे ने पराजित किया था। वजीरुद्दौला के बाद में नेक्स्ट जो इस वंश में नवाब आ रहा है उसका नाम है इब्राहिम अली खां। इब्राहिम अली खां। ठीक है, देखो इब्राहिम अली खां जो है ये आजादी के समय मतलब 1947 के समय टोंक का नवाब बना था और ये पाकिस्तान में मिलना चाहता था।
ठीक है, तो इसके बारे में दो ही बातें ध्यान रखनी है कि पाकिस्तान में विलय चाहता था, और दूसरी बात यह ध्यान रखनी है कि जब ये पाकिस्तान में विलय करने लगा, साजिश करने लगा, तो इसको भारत सरकार ने पकड़कर बनारस में नजरबंद कर दिया। ठीक है, तो दूसरी बात इसकी ध्यान रखनी है कि इसे बनारस में नजरबंद कर दिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस नवाब को बनारस में नजरबंद किया गया था, तो इब्राहिम अली खां को नजरबंद किया गया था। ठीक है, एक देखो सादत अली करके भी नवाब आया था, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें बस लास्ट नवाब का ध्यान रखना है। तो इस वंश का जो लास्ट नवाब था उसका नाम था मोहम्मद फारूक अली। मोहम्मद फारूक अली, इसके बारे में क्या ध्यान रखना है, तो वही एक दो बातें ध्यान रखनी है कि टोंक का अंतिम नवाब, इसको आप टोंक का भी अंतिम नवाब कह सकते हो, राजस्थान का भी अंतिम नवाब कह सकते हो। ठीक है, इसके समय टोंक का राजस्थान में विलय कर लिया गया। ठीक है, तो इसके समय टोंक का राजस्थान में विलय कर लिया गया था। देखो टोंक का जो विलय है ना, टोंक का विलय राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण में हुआ था। ठीक है, दूसरे चरण का नाम क्या था, तो पूर्वी राजस्थान, या इसको कहा जाता है राजस्थान संघ। ठीक है, तो दूसरे चरण के अंदर इसका विलय किया गया 25 मार्च 1948 को। राजस्थान का एकीकरण कराऊंगा तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। एक चीज सिर्फ थी लावा, लावा का भी विलय इसी चरण में, दूसरे चरण में ही किया गया था। ठीक है, तो देखो ये सब बातें हो गई टोंक के नवाबों से रिलेटेड। इसके अलावा टोंक से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो टोंक से रिलेटेड अगर फैक्ट्स की बात की जाए जिनसे एक एक लाइन के क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम उनको भी यहीं पर ही कवर कर लेते हैं। तो टोंक रियासत के महत्वपूर्ण फैक्ट्स, तो देखो अगर टोंक के फैक्ट्स की बात की जाए तो सबसे प्रमुख फैक्ट क्या हो जाएगा कि सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला। ठीक है, कौन है, टोंक ही है। ठीक है, और अगर इसके फैक्ट की बात की जाए टोंक के बारे में तो पूर्णतः अंतर्वर्ती जिला है, पूर्णतः अंतर्वर्ती जिला, यानी कि टोंक की जो सीमाएं हैं वो न तो किसी राज्य से मिल रही है और न ही किसी देश से मिल रही है। ठीक है, पूर्णतः अंतर्वर्ती जिला है, जैसे राजस्थान है, राजस्थान के एकदम अंदर पड़ता है ये, तो किसी भी बाहरी राज्य से इसकी सीमा नहीं मिलती है। अगर टोंक के बारे में और बात की जाए तो देखो टोंक ऐसा जिला मुख्यालय है, ऐसा जिला मुख्यालय है जहां रेलवे स्टेशन नहीं है, रेलवे स्टेशन नहीं है। ठीक है, टोंक में ज्ञात प्राचीन सभ्यता, टोंक में ज्ञात प्राचीन सभ्यता, यानी कि टोंक में कौन सी प्राचीन सभ्यता मिली, तो यहां जो प्राचीन सभ्यता मिली है वो है नगरा या नगरी। ठीक है, और ये जो नगर या नगरा, ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता की खोज या उत्खननकर्ता, उत्खननकर्ता वो कौन है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, HCL कार्लाइल। ठीक है, HCL कार्लाइल नगरा या नगर सभ्यता का जो उत्खनन कर रहा है वो कौन कर रहा है, HCL कार्लाइल कर रहा है। ठीक है, तो ये मेन फैक्ट है। इसके अलावा और क्या ध्यान रखना है, तो आपको ध्यान रखना है टोंक की चित्रकला शैली, टोंक की चित्रकला शैली तो है
उनियारा शैली। टोंक की जो चित्रकला शैली है वो है उनियारा शैली। ठीक है। और अगर टोंक की बात की जाए तो भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जहां ऊंटों की बलि दी जाती है। ठीक है, एकमात्र जिला जहां ऊंटों की बलि दी जाती है, ऊंटों की बलि। ठीक है। और अगर टोंक के बारे में बात की जाए तो देखो, टोंक का जो लोक नाट्य है वो है चार बैंत। थोड़ा सा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो टोंक का लोक नाट्य चार बैंत, चार बैंत, और चार बैंत के प्रवर्तक हैं करीम खां। करीम खां। ठीक है। अब ये जो चार बैंत नाटक है इसका आयोजन टोंक में किया जाता है। ये चार बैंत नाटक जो है इसकी चार शैलियां हैं। चार बैंत नाटक की चार शैलियां हैं। पहली शैली है भक्ति, दूसरी है श्रृंगार, तीसरी है रकीब खानी, रकीब खानी, और चौथी शैली है गनमांच। ठीक है। तो ये इसकी चार शैलियां हैं, किसकी? चार बैंत लोक नाट्य की। इसके अलावा टोंक के बारे में आपको फैक्ट ध्यान रखना है कि यहां पर 1987 में फारसी प्लस अरबी शोध संस्थान की स्थापना हुई। ठीक है। तो ये सब क्या थे? महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे जिनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। डायरेक्ट एक एक लाइन के यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। टोंक में मेनली आपको देखो, एक तो ये चार बैंत वाला ध्यान रख लेना, वैसे ये कला संस्कृति के अंदर आएगा। इसके अलावा थोड़ा सा अमीर खां पिंडारी का ध्यान रख लेना आप लोग, वजीरुद्दौला का ध्यान रख लेना। ठीक है। इसके अलावा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, टोंक में से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टोंक के संस्थापक के बारे में पूछे जाते हैं। तो टोंक का संस्थापक अमीर खां पिंडारी है, उसको थोड़ा सा पढ़ लेना आप। मेन मैंने बातें बता दी है। इसके अलावा अमीर खां पिंडारी में से कुछ ज्यादा नहीं आएगा, बहुत कम क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है। तो होप आप लोगों को समझ में आया। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है। और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और अपने सफलता के पथ पर बढ़ते रहिए। इन नोट्स को याद रखिए, विश्वास रखिए, इन्हीं में से ही क्वेश्चन आएंगे, इसके बाहर कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है जी। ओके, बाय बाय।